नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम करेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक अध्ययन भारत व उसके आगे में अध्याय 5 इंडिया अर्थात भारत के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। उसके साथ में जो अध्याय के स्टार्टिंग में दिए हुए होते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आपने आज वीडियो कंप्लीट देख लिया और सिर्फ सुन भी लिया कि मैं क्या कह रहा हूं, चाहे आप बाद में बुक खोल के मत देखना, सिर्फ एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लेना और क्वेश्चनों को समझ लेना, इनके आंसरों को समझ लेना, क्योंकि मेरा मेन लक्ष्य है आपको समझाना, न कि रटवाना। अगर एक बार आपको समझ में आ गए तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले आप उसका उत्तर लिख देंगे। तो चलिए, आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? मतलब कि भारत को हम कैसे बताएं कि ये भारत है। भी क्लियर है, ये आपको बताना है कि कैसे हम बताएं कि ये क्षेत्र भारत है। सबसे पहले हम आज की बात करेंगे कि आज हम कैसे बताएं कि ये भारत है। आज का भारत एक आधुनिक भारत है, आधुनिक राष्ट्र है या फिर आधुनिक देश है। आधुनिक का मतलब होता है जो चीज समय के साथ हो गई है, उसने समय के साथ सारी टेक्नोलॉजी को अपना लिया है। आज भारत के पास हर चीज है जो एक आधुनिक मतलब एक विकसित देश के पास होनी चाहिए। मतलब भारत ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, इसलिए ये वर्ड अभी ने यूज किया, प्रयोग किया है कि आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है जिसकी परिभाषित सीमाएं हैं राज्य और जनसंख्या है। देखिए, अगर हम आज के भारत की जिक्र करें, पहली लाइन में यही बताया गया है कि यदि आज भारत एक आधुनिक राष्ट्र है जिसकी परिभाषित सीमाएं, मतलब आज हमें एग्जैक्ट पता है कि भारत की सीमा कहां तक है। एक एक इंच का पता है हमें, एक एक सेंटीमीटर का पता है कि भारत देश यहां तक है। तो इसलिए इसने कहा है कि ये परिभाषित सीमाएं हैं। परिभाषित सीमा का आपको समझ में आ गया, मतलब कि परिभाषित सीमाएं क्या होती हैं। उसके राज्य के बारे में पता है और उनकी जनसंख्या के बारे में हमें सब कुछ पता है। मतलब आज भारत की हमें एक्यूरेट नॉलेज है कि भारत देश कितना बड़ा है। उसके बाद हम चलते हैं, आज से 500, 2000, 5000 वर्ष पहले यह बहुत अलग था। मतलब आज से हम अगर 500, 2000 साल पहले जाएंगे तो क्या था, हमें भारत की एक्यूरेट मतलब बिल्कुल परिभाषित सीमाएं नहीं थी। ये नहीं पता था कि भारत कितना बड़ा है। उस समय इस भूभाग को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। मतलब उस समय भारत देश के नाम से इसे नहीं जाना जाता था, इसका एक नाम था भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। इसके और भी भिन्न भिन्न नाम रहे हैं और सीमाएं बदलती रही है। इसने कहा कि आज तो बिल्कुल ठीक है, पहली लाइन में आपको बता दिया कि आज तो बिल्कुल ठीक है, हमें पता है कि भारत इतना बड़ा देश है। लेकिन अगर आप पीछे जाओगे, बहुत पहले समय की हम बात करते हैं, 1000, 2000 साल पहले की, तो इसने कहा कि इसके नाम भी बदलते रहे हैं और इसकी सीमाएं मतलब इसका क्षेत्र भी बदलता रहा है। अब देखिए, इसके नामों के बारे में बात करते हैं। जो विदेशी है ना, भारत को इतिहास के क्रम में भारत को विदेशियों और यात्रियों ने कई नामों से पुकारा है भी। मतलब कि अलग अलग नाम दिए हैं भारत को। जो आज का भारत है उसको, आज के भारत की बात मतलब कि जैसे एक प्रतीकात्मक मैप बना देता हूं मैं भारत का, कि ये जो भारत है ना, ये जो भारत देश है, इसके भिन्न भिन्न नाम दिए हैं, अलग अलग नाम दिए हैं। और ये नाम हमें कहाँ से पता चलते हैं? जो प्राचीन पुस्तक हमें मिलती है, यात्रा वृत्तांत, जो यात्री आए हैं भारत में उनसे, और जो राजा महाराजाओं के शिलालेख मिलते हैं उनसे हमें पता चलता है कि इस क्षेत्र के क्या क्या नाम थे। अब आपको कुछ नाम बताने हैं। जैसे महाभारत में भारतवर्ष, जम्बूद्वीप जैसे नामों का उल्लेख लगता है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु, इसे 7 नदियों की भूमि कहा गया है। मतलब आपको कुछ नाम बताने हैं। जिस बच्चे ने, जैसे मैंने अध्याय पढ़ा था उस समय भारत के नाम बताए गए थे, कुछ जो भारतीयों ने नाम दिए भारत को और कुछ ऐसे नाम जो विदेशियों द्वारा दिए गए हैं, वो आपको यहाँ 2-3 लाइन में डिस्कस करना है। बाकी एक बात आपको बतानी, भारतीय संविधान में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत, अर्थात भारत मतलब इंडिया। ये चीजें हो गई आपकी। फिर आपको जो इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें तो आप बीच में से आराम से लिख देंगे कि भारत को क्या क्या नाम दिए गए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये लाइन आपको जरूर लिखनी है कि इस प्रकार भारत एक ऐसा भूभाग है, मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जिसे प्राचीन समय से ही विविध नामों, संस्कृति और विशेषताओं के साथ पहचाना
जाता है। इसने कहा कि भारत एक ऐसा भूभाग है जिसे प्राचीन समय से ही विभिन्न नामों मतलब अलग अलग नामों से संस्कृति और विशेषताओं के लिए पहचाना गया। मतलब एक विशेष प्रकार की मतलब एक स्पेशल संस्कृति और किसके लिए विशेषताओं के साथ पहचाना गया है, एक विशेष क्षेत्र है भारत पे। ठीक है, तो अब आपको इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं शॉर्ट में, एक एक लाइन मैंने समझा दी। अब लिखेंगे कैसे कि भारत को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है कि भारत आज एक आधुनिक राष्ट्र है, जिसकी हमें सीमाओं के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी, मतलब जिसकी सीमाओं के बारे में हमें पूरी जानकारी है कि वह कहाँ तक फैला है। लेकिन अगर हम बहुत पहले समय की बात करें तो हमें इसकी सीमाओं की जानकारियां नहीं थी कि ये कहाँ तक फैला है। इसको पहले कौन सा क्षेत्र था, भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। वह इस क्षेत्र को अलग अलग समय पर अलग अलग नाम दिए गए, ये आपको इसमें लिखना है। मैंने यहाँ ये लिखवाया क्यों है, क्योंकि कुछ बच्चे, एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखकर याद करना पसंद करते हैं, उन्हें समझने में थोड़ी सी ऐसे जैसे ओरल समझाए ना तो उनको थोड़ी परेशानी होती है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा और इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले आपको लिखना आज के भारत के बारे में, फिर पुराने भारत के बारे में जिसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था, और उस क्षेत्र की सीमाएं लगातार बदलती रही और उसके नाम भी बदलते रहे। ये चीजें आप इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखनी है। अब मैं आशा करता हूं कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब ये देखिए भारत के कुछ प्राचीन नाम क्या थे भी, कि अब वही क्वेश्चन आ गया, भारत के कुछ प्राचीन नाम क्या थे। देखिए अगर आप कक्षा 6 के बच्चे हैं और आपने अध्याय नहीं पढ़ा और डायरेक्ट आप अध्याय पढ़ने का मतलब यदि आपने अध्याय समझा नहीं तो डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन आंसर करने आ गए तो ये एक बेईमानी होगी, मतलब शिक्षा के साथ बेईमानी। शिक्षा का बेसिक फंडा यही है कि आप पहले अध्याय को कंप्लीट लाइन बाय लाइन पढ़िए। अगर आप समझ में नहीं आ रहा तो मैंने इसी चैनल पे आप प्ले लिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ मैंने कंप्लीट अध्याय, मेरे लिए नहीं आपके लिए, आप लोगों के लिए हैं। सब्सक्राइब नहीं करना चाहते चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, आप बस पढ़ लीजिए। आपका मन करे तो कर दीजिए, लेकिन आप सोचते कि टीचर कमा लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, मत कीजिए सब्सक्राइब, मत कीजिए लाइक, आप सिर्फ पढ़ लीजिए। तो उस अध्याय जब मैंने पढ़ाया था तो आपको कंप्लीट नाम बताए थे कि ये नाम किसने दिया, ये नाम किसने दिया, कितने नाम दिए गए। अब यहाँ पे देखिए भारत के कुछ प्राचीन नाम है, जिस बच्चे ने अध्याय पढ़ लिया होगा उसके सारे डाउट क्लियर है, यहाँ पे उसे सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। तो अब देखिए भारत के कुछ प्राचीन नाम जो हैं वो है सप्त सिंधु, जो ऋग्वेद में दिया गया था, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को यह नाम दिया गया था। उसके बाद भारतवर्ष, महाभारत और अन्य ग्रंथों में पूरे उपमहाद्वीप को यह नाम दिया गया था भारतवर्ष। जो जम्बू द्वीप है इसका अर्थ जामुन वृक्ष के फल वाला द्वीप, यह नाम अशोक के शिलालेखों में भारत के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ लिख दिया महाभारत में भारतवर्ष, और जम्बू द्वीप के यहाँ पे दिया गया है अशोक के शिलालेखों में दिया गया। कई बार ये टाइपराइटर छोटी मोटी गलती कर देता है, इसका आपको ध्यान देना है। जामुन के वृक्ष वाला फल वाला द्वीप कहा गया है अशोक के शिलालेखों में। देखिए अगर क्वेश्चन आता है 2 नंबर का तो आपको सीधा ये नाम लिखने हैं कि सप्त सिंधु, भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया, इंडिका, इंदिके, तियांजू, क्योंकि इसने नाम पूछे। यदि क्वेश्चन आता है 4 या 5 नंबर का तब आपको ये भी लिखना है कि ये नाम किनके द्वारा दिए गए हैं। ये बात आपको समझ में आई, क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं। तो चलिए भी अब हिंद, हिंदुस्तान, यह नाम फारसी भाषा से आया है और सिंधु नदी पर आधारित है। भी यह नाम फारसी भाषा से आया और सिंधु नदी पर आधारित है। उसके बाद इंडिया, इंडिका, इंदिके, ये नाम कहाँ से आए, यूनानी और रोमन यात्रियों ने हिंद शब्द से रूपांतरित, मतलब हिंद शब्द को थोड़ा सा बदल के क्या कर दिया, इंडी, इंडिका और इंदिके कर दिया। उसके बाद तियांजू, यह नाम प्राचीन चीनी यात्रियों ने भारत के लिए प्रयोग किया। तो ये नाम आपको याद रखने हैं कि भारत के कौन कौन से नाम थे। अगर क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में आता है तो आपको ये भी लिखना है कि ये नाम किसके द्वारा दिए गए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं।
अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा टफ है कुछ विद्यार्थियों के लिए, और अगर मैं कहूँ तो कुछ अध्यापकों के लिए भी। तो श्री अरविंद जी ने स्टार्टिंग में एक वक्तव्य दिया है, और उस वक्तव्य का क्या अर्थ है आप उस वक्तव्य को पढ़ना और समझने की कोशिश करना। उन्होंने ये बताया कि भारत का जो क्षेत्र है वो कहाँ से लेके कहाँ तक फैला था, और फिर भी भारत के लोग अलग अलग जगह पर रहते, मतलब बड़े लंबे क्षेत्र में। उन्होंने अपने जो वक्तव्य है उसमें ये बताया कि भारत जो देश है वो हिमालय से लेके ऊपर, उत्तर में हिमालय से लेके पूरे आप आ जाओ उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, और नीचे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तक भारत फैला है। और इतने बड़े क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उसमें सांस्कृतिक और धार्मिक एकता बहुत पुराने समय से चली आ रही है। ये बातें उन्होंने बताई इस वक्तव्य में। ये बातें आपको समझ में आ गई, क्लियर हुए कि अरविंद जी ने क्या बताया है कि जो भारत का जो क्षेत्र है वो आपका उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच का क्षेत्र है। वहाँ इतने लंबे, इतने बड़े क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उसमें जो धार्मिक और सांस्कृतिक एकता है वो बहुत प्राचीन काल से ही चली आ रही है। ये उसका मतलब है। मतलब समझ में आ गया। अब उत्तर को समझते हैं। अब देखिए, इन्होंने कहा कि इस उद्धरण को बोलते हैं, उसको वक्तव्य को, का अर्थ है कि भारत में बहुत प्राचीन समय से लोगों में धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक एकता थी। ये बात आपको समझ में आ गई कि बहुत पहले से ही भारत में क्या थी, धार्मिक एकता व सांस्कृतिक एकता थी। भारत के लोग अलग अलग जगहों पर रहते थे, जैसे उत्तर में हिमालय के पास, दक्षिण में समुद्रों के पास, फिर भी उनकी सोच, परंपराएं और जीवन शैली एक जैसी थी। ये भी आपको बता दिया कि भारत के लोग, मैंने जैसे स्टार्टिंग बताया था, उत्तर से लेकर दक्षिण तक अलग अलग जगहों पर रहते थे, फिर भी उनकी जो परंपराएं थी वो सारी जीवन शैली एक जैसी थी। यह एकता पूरे भारत में फैली हुई थी, मतलब पूरे भारत में एकता थी। हिमालय से लेकर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तक यही एकता भारत को एक महान देश बनाती है, और यह हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। ये चीज क्लियर हुई कि यही जो एकता है, सांस्कृतिक एकता और धार्मिक एकता है, हमारे भारत को महान बनाती है, और अब ये हमारे समाज का हिस्सा बन गई है। मतलब हमें अब इसकी आदत हो गई है। क्लियर हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लाइन आपके ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। वैसे आपको जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपको मेरे द्वारा बोली जा रही सारी बातें याद आ जाएंगी और आप आराम से उत्तर लिख देंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया। जब मैं अगला अभ्यास का प्रश्न उत्तर करवाऊंगा अगले पार्ट के, तो उसमें स्पेशल इस क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन आप कहेंगे उसको दोबारा मैं समझा दूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम सही गलत की भी। एक्सरसाइज में है तो देखिए, अब की बार मैंने सही गलत में उसका कारण भी लिखा कि ये गलत क्यों है और सही क्यों है। ऋग्वेद में भारत के संपूर्ण भूगोल का वर्णन किया गया है। बिल्कुल गलत बात है ये कि ऋग्वेद में संपूर्ण भारत का जिक्र नहीं किया गया, केवल उत्तर पश्चिम क्षेत्र, मतलब सप्तसंधव क्षेत्र। जैसे ये भारत हो गया ना, प्रतीकात्मक मैप है ये भारत का, तो ये उत्तर, ये 7 नदियों वाला क्षेत्र सप्तसंधव, इसका जिक्र किया गया है, पूरे भारत का जिक्र नहीं किया गया, तो ये गलत है। विष्णु पुराण में संपूर्ण उपमहाद्वीप का वर्णन किया गया, बिल्कुल सही। अगर आपने अध्याय पढ़ा होगा तो ये बातें आपको पता होगी कि विष्णु पुराण में पूरे उपमहाद्वीप का वर्णन किया गया है। अशोक के समय जम्बूद्वीप में आज का भारत, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र और बांग्लादेश, पाकिस्तान सम्मिलित थे, यह भी बिल्कुल सही है। अशोक के समय में जिसे जम्बूद्वीप कहा गया है वो आपके पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र, बांग्लादेश, पूरी जगह उसमें शामिल थी। उसके बाद नंबर 4 है, जो महाभारत है आपकी, इसमें कश्मीर, कच्छ, केरल समेत कई क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया, मतलब कई क्षेत्रों को उसका जिक्र किया गया है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। इसमें आपके साथ कश्मीर है, कुरुक्षेत्र है, अंग है, प्रागज्योतिष है, कच्छ है, केरल है, इन सभी नगरों का जिक्र किया गया है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 2000 वर्ष पहले सर्वप्रथम एक यूनानी ने शिलालेख में किया था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, सबसे पहला प्रयोग फारसी स्त्रोतों में मिलता। कहाँ मिलता है? फारसी स्त्रोतों में, यूनानी शिलालेखों में नहीं मिलता, इसलिए ये भी क्या है? गलत स्टेटमेंट है। प्राचीन फारसी में हिंद शब्द का उपयोग हिंदू धर्म के लिए किया गया था भी।
ये बात क्या है, गलत है। क्योंकि जो हिंद शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था, कि उसके लिए किया गया था कि जैसे ये भारत हो गया ना, ये सिंधु नदी बहती थी, इसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा गया था, हिंद कहा गया था। मतलब हिंदू धर्म नहीं कहा गया था, उस क्षेत्र को क्या कहा गया था, ये हिंद के लोग हैं, उस जगह के लोग हैं, न कि हिंदू धर्म के लोग। ये आपको बात आई समझ में, क्लियर हुई बात? ठीक है, अब आगे चलते हम। विदेशी यात्रियों द्वारा इंडिया को भारत नाम दिया गया। अब देखिए, आप समझिए, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसको ठीक कर देते हैं। क्या कहा गया है, विदेशी यात्रियों ने इंडिया को भारत कहा, ये बात गलत है। भारत को क्या कहा उन्होंने, इंडिया कहा, ये बात सही है। तो ये आपका सातवां क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। विदेशी यात्रियों ने इंडिया को भारत नहीं कहा, उन्होंने भारत को क्या कहा था, इंडिया। इसमें ये उल्टा दे रखा, एक बार दो बार पढ़ना इसको, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। कि विदेशी यात्री ये कह रहा है कि, सबसे पहले देखो ये क्या कह रहा है, कि विदेशी जो यात्री आए थे ना, दूसरे देश के लोग, उन्होंने इंडिया को भारत कहा, मतलब कि इंडिया देश था, उसको नाम दिया भारत। लेकिन ये बात गलत है ना, गलत है, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि आपका जन्म 2000 वर्ष पहले हुआ होता तो आप अपने देश को नाम देने का मौका मिलता अपने देश का, तो अपने देश का नाम क्या रखते, और अपने उत्तर को स्पष्ट भी कर दीजिए, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप अपने अनुसार कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन आपको उसका स्पष्टीकरण देना होगा, और वो भारत की जो व्यवस्था है उसके साथ मेल खाना चाहिए। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर क्या सही रहेगा, अगर मेरा जन्म 2000 वर्ष पहले हुआ होता और मुझे अपने देश का नाम रखने का मौका मिलता, तो मैं अपने देश का नाम सत्यभूमि रखता। क्या नाम रखता, सत्यभूमि। अब नाम रख दिया, अब ये बताना है कि सत्यभूमि क्यों रखते, क्या कारण था। मैं इसलिए क्योंकि हमारे देश में हमेशा सत्य, अहिंसा और ज्ञान धर्म को बहुत महत्व दिया गया भी। ठीक है, हमारे जो देश है वो हमेशा ज्ञान, सत्य और धर्म को बहुत महत्व दिया गया भी। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, दूसरों की मदद करते थे। सत्य भूमि नाम ही सुनकर यह लगेगा कि यह एक सच्चाई और अच्छाई की धरती है, इसलिए मैं अपने देश का नाम सत्य भूमि रखता। कोई डाउट हो तो बोलिए, क्लियर है बात? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और हम अध्याय 5 कर चुके हैं। आपका रिस्पॉन्स अब करेगा कि आगे वाले अध्याय हम करें या नहीं करें। आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करना तो मत कीजिए, लेकिन मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा और एफर्ट लगाऊंगा और कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की। लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप मुझे कोई भी रिस्पॉन्स न दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, मत करना, मन करे तो कर लेना, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। प्राचीन काल में कई विदेशी लोग हैं वो भारत में आते थे भी, ठीक है, भारत की यात्रा करते थे। वो क्या करने आते थे, उनका उद्देश्य क्या था, कम से कम 4 या 5 उद्देश्य आपको बताने, वो क्या करने भारत में आते थे। अब देखिए भी, अब एक एक लाइन में बता दे 5 उद्देश्य क्या थे उनके। सबसे पहले वे धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए वो धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए लिख देना भी, ज्ञान के लिए भी। दूसरा, वे भारत में बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा प्रचलित था। आपको बताया कि महात्मा बुद्ध भारत की धरती पर, ठीक है, और हिंदू धर्म को जानने और सीखने आते थे। कई लोग यहाँ से शिक्षा और ग्रंथों का अध्ययन करने आते थे, मतलब लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। और एक समय ऐसा था जब विदेशी लोग भारत में पढ़ने आते थे, लेकिन अब हम बाहर पढ़ने जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था हमारी किस तरफ जा रही है, ये बात जरूर सोचनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या परिवर्तन अब हमें करने चाहिए कि जिससे दोबारा से वही काल शिक्षा का भारत विश्व गुरु बने फिर से शिक्षा में। कुछ लोग व्यापार करने और सामान खरीदने बेचने आते थे भारत में, बिल्कुल भारत से कुछ सामान क्या वो बेचने आते थे अपना, और कुछ भारत का सामान खरीद कर ले जाते थे।
कुछ यात्री भारत की सभ्यता और संस्कृति को देखने और समझने आते थे भी। ठीक है, तो कुछ क्या करते थे, भारत की जो संस्कृति और सभ्यता थी, किस तरीका का हम जीवन जीने आते हैं, उसको देखने और समझने को आते थे। एक आप ऐड कर सकते हैं कि धार्मिक स्थलों को, धार्मिक कारण भी, ठीक है, धार्मिक स्थलों पर घूमने के लिए या फिर भारत में कुछ ऐसी घूमने योग्य जगह को देखने के लिए वो भारत में आते थे भी। 5 हो गए आपके, 5 आप याद कर लीजिए, और आपको बताया कम से कम 4 या 5, तो 5 हो गए, तो 4 आप याद कर लीजिए, याद रह जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ज्ञान लेने के लिए, पढ़ने के लिए, व्यापार करने के लिए, और हमारे बारे में जानने के लिए। हमारे बारे में जानने के लिए, पढ़ने के लिए, धार्मिक ज्ञान लेने के लिए, और व्यापार करने के लिए, ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसको डिटेल में लाइन बना के लिख देना है कि वे लोग हमारे धर्म के बारे में जानने के लिए, दूसरा हमारी संस्कृति के बारे में जानने के लिए, हमारे देश में व्यापार चीज़ें खरीदने के लिए आते थे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिखना है। तो ये हमारा अध्याय के 5 के प्रश्न उत्तर अभी यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो आप रिस्पॉन्स जरूर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे अध्याय 6 के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों में। थैंक यू वेरी मच।